अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक जी। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका टॉपिक है हमारे पास आज का रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये दोनों चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो फोर्स है दिस इज एजेंसी। ऑयल वाली एजेंसी नहीं है, कोई पेट्रोल वाली नहीं है। ये एजेंसी एक ज़रिया है, एक सोर्स है यूँ कह लें, या फिर आप यूँ कह लें कि एक पावर है। पावर चलें वो बड़े लफ्ज़ों में आ जाती है। पुश भी आप इसको कह सकते हैं, धक्का भी कह सकते हैं आप इसको। ये एजेंसी करती क्या है, जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, जिस्म की मोशन को रोकती है या फिर रोकने की कोशिश करती है, या फिर बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। इसको फोर्स कहते हैं। आपने ये चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशन में पढ़ा है कि फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। उसके बाद हम बात करें मोमेंटम की। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ motion due to mass and velocity, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू mv। मतलब किसी भी बॉडी में उसके मैस और उसकी वेलोसिटी की वजह से जो मोशन की मिकदार होती है उसको मोमेंटम कहते हैं। उर्दू में इसको मिकदारुल हरकत कहते हैं, या मिकदार हरकत की भी इसको नाम दिया जाता है। यानी कि हरकत की मिकदार को कहा जाता है मोमेंटम। कितनी उसमें मोशन है, किसकी वजह से, उसके मैस की वजह से और उसकी वेलोसिटी की वजह से, इसको मोमेंटम कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जी इसका? P इज इक्वल टू mv, मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो कह सकते हैं कि जिस्म के मैस और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको मोमेंटम कहते हैं और इसको जाहिर करते हैं P के साथ। ये मोमेंटम है। ठीक। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इस फोर्स का इस मोमेंटम के साथ ताल्लुक क्या है। फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है जी। स्टार्ट करें फिर। रेडी हैं आप लोग? पता चल गया फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होते हैं। अब बात करें रिलेशन की। जी स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट फिर। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दें। लिखना है आपने तो लिख लें जी। चलें जी, नहीं तो वीडियो को पॉज करें, इसको लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे जी फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। क्या फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो सकता है या नहीं होता? कितना मोमेंटम चेंज होगा? क्योंकि हमने एक चीज़ पहले पढ़ भी नहीं है कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन तो चेंज होता है। ये तो हमें पता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कैसे? हमने कहा था अभी न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन में कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फोर्स लगाने से मोमेंटम में भी क्या कुछ चेंज आता है, कितना चेंज आता है, इस पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, एक बॉडी है जिसका मैस m है। सपोज दैट मैस कितना है इसका? m। वो बॉडी क्या हो सकती है? कोई कार भी हो सकती है। भाई लॉरी हमने कार बना दी यहाँ पे एक। अब इस कार की एबिलिटीज बड़ी है, बड़ी मज़े की कार है ये। आप बता नहीं सकता किस साइड को जा रही है ये कार। नज़र आ रही है आप लोगों को? किधर जा रही है किसी को नहीं पता चलेगा जी। अच्छा जी, इसका मैस फर्ज कर लें m है, और ये वेलोसिटी किसी खास के साथ एक लाइन में मूव कर रही है। सपोज दैट वो वेलोसिटी vi है, जिसको हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कह दें जी। मैस कितना है इसका? m, और वेलोसिटी क्या है इसकी? vi, और ये मूव कर रही है। अब हमें पता है कि जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उसका मोमेंटम होता है। अगर इसकी वेलोसिटी है, इसका मैस है, मींस दैट इसका मोमेंटम होगा। कौन सा मोमेंटम होगा? चूंकि वेलोसिटी इसकी इनिशियल है तो मोमेंटम भी हम क्या कहते हैं इसका? इनिशियल मोमेंटम कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? उर्दू में इसको कहेंगे इब्तदाई मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट्स, याद होगा आपको मोमेंटम होता किस चीज़ के बराबर है जी? इसको जाहिर करते हैं P से।
अब कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इनिशियल मोमेंटम है, आप क्या लगाओगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। अच्छा भाई, अब मोमेंटम का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था कि मोमेंटम इक्वल होता है किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी के आसले ज़रब के। यहाँ पे मास क्या है उसका m और वेलोसिटी क्या है उसकी vi, तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लो, चाहे ना भी लिखे, डज नॉट मैटर। तो यहाँ तक बात एक समझ में आ गई कि एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी vi है और इसका मास m है, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा एसोसिएटेड विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से ये मोमेंटम क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास और उसकी वेलोसिटी के हासिल के। यहाँ तक तो बात ही हलवा से सिंपल चल रहा था, काम गाड़ी मूव कर रही है एक खास मोमेंटम के साथ, खास वेलोसिटी के साथ। लेकिन हुआ ये कि इस पर किसी फोर्स ने अमल किया, इस पर कोई फोर्स लगी। क्या हुआ, इस पर किसी फोर्स ने एक्ट किया है, किस पर भी, इसी गाड़ी पर। कायदे आज़म की गाड़ी हमने चुराई है यहाँ पे, वही लग रही है ना भाई, कायदे आज़म की गाड़ी किधर को जा रही है पता लग रहा है यहाँ से। चलें जी, मैथ इसका भी m है। हमें बताया कि मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती। फोर्स लगने से मैथ चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ से फर्ज करें इसको फोर्स लगी है, फोर्स सपोज दैट F लगी है इस पे, और इसकी उसने वेलोसिटी चेंज कर दी है। पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब जो उसकी नई वेलोसिटी है इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब ये कोई भी खास वैल्यू हो सकती है, पहले इनिशियल वेलोसिटी भी कोई खास वैल्यू थी, सपोज दैट ये थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स ने इस पे एक्ट किया, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ही चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा भी, जब वेलोसिटी चेंज हुई है, जाहिर सी बात है कि अब भी मोशन में है तो अब भी इसमें मोमेंटम होगा। अब चूंकि वेलोसिटी इसकी फाइनल है तो मोमेंटम भी कौन सा होगा, इसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम किससे जाहिर करेंगे इसको, मोमेंटम को तो P से जाहिर करते हैं, इनिशियल मोमेंटम था तो PI से, अगर फाइनल है तो किससे करेंगे भी, PF से जाहिर करेंगे इसको। अब ये इक्वल किसके होगा, सोचें भी जरा आप लोग। हमने बढ़ाया मोमेंटम इक्वल होता है मास और उसकी वेलोसिटी के आसले ज़रब के। पहले तो उसकी वेलोसिटी vi थी तो हमने mvi लिखा था, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, vf हो गई है। मास उसका अभी तक वही है, क्यों, स्केलर क्वांटिटी है, चेंज नहीं होती। अच्छा जी, मास उसका m ही है, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, तो क्या बन गया, ये वेलोसिटी vf होगी, मास m है। तो अब जिसका फाइनल मोमेंटम होगा इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के होगा, इसे इक्वल टू लिख दें भैया। आप ये पास, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब देखिए मोमेंटम में चेंज कितना आया है, क्यों भाई, मोमेंटम में चेंज कितना आया है। पहले फर्ज का मोमेंटम इसका था 10 न्यूटन सेकेंड। क्या मोमेंटम था अभी इसका, 10 न्यूटन सेकेंड। अब हो गया वेलोसिटी इंक्रीज होने से इसका मोमेंटम हो गया 20 न्यूटन सेकेंड। सपोज दैट मोमेंटम कितना हो गया इसका, 20 न्यूटन सेकेंड। कितना चेंज आया इसमें, 10 न्यूटन सेकेंड। कैसे फाइंड किया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस, मतलब कि 20 में से आपने क्या कर दिया, 10 को माइनस कर दिया। मतलब चेंज जब भी फाइंड करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें, ये चेंज आता है। जैसे हमने बात की थी एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर था, vf माइनस vi के इक्वल था। यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो चेंज आता है जी। तो यहाँ से मोमेंटम में जो चेंज आएगा, लिखते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस क्या करेंगे इसमें से, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा जी, लिखते हैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, pf माइनस क्या करेंगे इसमें से, इनिशियल मोमेंटम, वो किसके बराबर है, p आएंगे। चलें भी, आप रेलगाड़ी के सारे में सुने, साथ में एंजॉय करें आप लोग। अच्छा भाई, pf माइनस pi, pf क्या हमारे पास फाइनल मोमेंटम है और pi क्या हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है जी। अब वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, pf किस चीज़ का बराबर हमारे पास है, mvf
माइनस पी आई हमारे पास किसके बराबर है, एम वी आई के। लॉरी यहाँ तक था हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, वो हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी आप याद करें, तो यहाँ से वेलोसिटी में फोर्स के एक्ट करने पर जो चेंज आया है, इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा होगा। क्या होगा, कोई ना कोई ख़ास टाइम लगा होगा। मतलब ये जो सारा चेंज आया होगा किसी ख़ास टाइम में आया होगा। अब उस टाइम के लिहाज से अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करें तो वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो चेंज आया है वो किसी खास टाइम में आया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, के इस टाइम में ये चेंज आया है। क्या हुआ भाई, इस टाइम में। कौन सा टाइम, वो कोई भी टाइम हो सकता है। टी की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है, वो 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 5 सेकंड है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इस टाइम के अंदर ये चेंज आया है, इसलिए हम लिखते हैं पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो इस साइड पे भी देखिए, इसकी वैल्यूज में भी हमें इस तरह पुट कर देते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें भी, यहाँ भी एम लिखा नजर आ रहा है आपको, यहाँ भी आ रहा है। मैथ्स के आपने लेक्चर सुने होंगे, अपने टीचर से आपने सुन रखा होगा। अगर कोई एक ही वैल्यू किसी मुख्तलिफ जगह पे सेम आ रही हो तो उसको हम क्या करते हैं भी, कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसके साथ भी एम लिखा आपको नजर आ रहा है, इसके साथ भी मैथ्स है, तो मैथ्स को क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वल आएगा। यहाँ से लिखते हैं भी एम कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, वी एफ माइनस यहाँ से क्या बचेगा, वी आई ओवर टी। यहाँ से हमने क्या कर लिया भाई, एम को कॉमन ले लिया, तो बाकी बचेगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर आ गया। नज़र आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को, क्यों भाई स्टूडेंट्स, चले जी। अच्छा भाई इसके बाद देखते हैं जी, एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी तो हमने निकाल लिया यहाँ से। अब थोड़ा सा आप याद करें, आपने पीछे कहीं पे पढ़ा हुआ है कि जो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, इसकी आपको कहीं पे खास वैल्यू लिखी नजर आई होगी, कहीं पे आपने देखा होगा। सोचो जरा, शाबाश, जल्दी करें, जिसको आता है वो हैंड रेज करे भी। अरे सर जी आप हैंड कहाँ से देखोगे हमारे, आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा। चलें खुद को तसल्ली दे लो आप लोग जी। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। याद है आप लोगों को पढ़ा था, वी एफ माइनस वी ओवर टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और ये किसके इक्वल होता है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इक्वल किसके होता है, एक्सेलरेशन के। तो जहां पर वी एफ माइनस वी ओवर टी लिखा है वहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू, एम वैसे ही आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी किसके बराबर है हमारे पास, ए के बराबर, तो यहाँ भी उसकी जगह पे हमने ए लिख दिया। तो क्या बन गया जी, पी एफ माइनस पी ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। अच्छा भाई अब और थोड़ा सा सोचें, आपको कहीं पे ये चीज़ भी लिखी नजर आई होगी पीछे टॉपिक में, आपने कहीं पे ये चीज़ भी पढ़ी होगी, चैप्टर के अंदर कहीं पढ़ी है। सोचें ज़रा, आपको याद आया किसी को? चलें भाई, जिन ज़हीन स्टूडेंट्स को पता था उनके लिए वेरी गुड। हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि F इज इक्वल टू एम ए। याद आया किसी को? दिमाग की बत्ती जली ना जी। क्या F इज इक्वल टू एम ए, एफ एम ए के बराबर होता है। तो जहां पे एम ए लिखा है वहां पे F लिखा जा सकते हैं, तो लिखते हैं यहां पे पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, एम ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, F के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम की इक्वेशन। ये बताती है कि जो चेंज इन मोमेंटम आएगा किसी भी खास टाइम में, ये फोर्स के बराबर होगा। क्या होगा? जो चेंज इन मोमेंटम होगा किसके इक्वल आएगा, वो फोर्स के बराबर आएगा। कि जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आएगा। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा लगेगी मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आएगा, फोर्स कम लगेगी मोमेंटम में चेंज कम आएगा। तो कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये फोर्स के बराबर होता है।
मजीद अगर इसको ब्रॉड सेंस में हम देखें तो जब किसी जिस्म पे फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जितनी मोमेंटम में तब्दीली आएगी, उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस फोर्स के अमल करने की वजह से। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है। अब एक चीज़ याद रखें यहाँ से, जो पी एफ माइनस पी आई असल में चेंज इन मोमेंटम है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब जो डेल्टा लफ्ज़ यहाँ पे हमने साइन शो किया है, ये चेंज को जाहिर करता है। अब चेंज किस में आ रहा है, मोमेंटम के अंदर, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ तक आप इसको फाइंड करेंगे। अब ये बुक पे आपका टॉपिक कहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश मीडियम की बुक है मेरे पास, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर हमारे पास है 67। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें, हाईलाइट करके रखा हुआ हमने पेज नंबर 67, और यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है, फोर्स एंड मोमेंटम, ये टॉपिक है हमारे पास। और ये आपने कहाँ तक इसको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना भी, समझना है इसको आपने यहाँ तक करना है। सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको करवा दी वो सारे का सारा वैसा ही है, सेम कैलकुलेशंस वही हैं। नीचे इसकी डेफिनेशन, जो इसका रिलेशनशिप बनता है, उसकी स्टेटमेंट क्या लिखनी है, वो भी यहाँ पे नीचे दी गई है। अब इसमें स्टूडेंट याद रखें कि जो ये आपके पास फॉर्मूला बना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वो कौन सा न्यूमेरिकल है, आप लोग ज़रा बुक को आगे भगाएँ, पेज इसके चेंज करते रहें, पेज नंबर आप 83 पे आएँ, वहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 3.8 लिखा नज़र आएगा। देखें मैं लिखा नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसमें पूछा गया हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर होगा टू चेंज मोमेंटम, मोमेंटम चेंज करने में कितना मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, 22 न्यूटन सेकंड आना चाहिए। कि 22 न्यूटन सेकंड का चेंज मोमेंटम है, यहाँ पे आप लिखेंगे 22 न्यूटन सेकंड जी। उसके बाद लिखते हैं जी बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स कितनी है जी यहाँ पे 20 न्यूटन, यहाँ पे 20 न्यूटन लिखेंगे। डेल्टा पी जो आपके पास चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है 22 न्यूटन सेकंड, वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये यहाँ पे है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 22 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन सेकंड। आपने न्यूटन के साथ न्यूटन को कट कर देना है, 22 तक़सीम 20 करोगे, 1.1 आंसर आएगा, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। जिसको समझ ना आए वो तो पूछ सकता है, उसको दोबारा भी सॉल्व करके बताया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।